रोहतक में हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता प्रदीप हुड्डा प्रदेश अध्यक्ष हैं ये लोकदल के, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। किसान नेताओं की तो लगभग एक सामत सी आई हुई है, क्योंकि किसान नेताओं को कहीं ना कहीं जैसे वो रवि आज़ाद हो, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत वो अंदर हैं, चाहे वो सुरेश कोद हो, चाहे वो अरज शिकारा हो, सरकार के कार्यों में बाधा डालना, दबंगई करना, इस तरीके के काम अक्सर आप सरकार को कहीं काफ़ी घाटा होता है, सरकार बैकफुट पे जाना पड़ता है सरकार को। सरकार ने पिक एंड चूज की नीति अपनाई हुई है। हर चीज को वो उस तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। तो किसान यूनियंस ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए सभी साथियों के, जो कांग्रेस या विपक्ष नहीं उठा पा रहे। आपने बात की रवि आजाद की, आपने बात की सुरेश कोत की, सिक्किम नैन है, मैं हूँ, गुरनाम चढ़ूनी है। रवि आजाद को हमने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई सरकार ये कर रही है, चाहे वो पहले उसको भिवानी में मनीषा कांड केस में फंसाने की कोशिश करी गई, फिर नूह में फंसाने की कोशिश की, उसको तो 3-4 तरीके से डालने की कोशिश चल रही है 6 महीने से। सुरेश कोत जो इतने बड़े समाज सेवक हैं, किसानों की हकों की आवाज़ उठाते हैं, उनका नाम क्या लगा दिया? दबंगई। क्या नोटिस भेज रहे हो आप? सुरेश कोत तो खेती करता है गाँव में, और उसने भी अपने गांव में वो बाबा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो ये राजतंत्र चल रहा है। सबसे पहले तो इस राजतंत्र को, देश को ये सोचना पड़ेगा लोकतंत्र में कैसे आए। मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक वो था ऑपरेशन सिंदूर, अगर वो भी हमने अमेरिका के कहने से छोड़ दिया, ब्रिक्स छोड़ दिया, चाबार छोड़ दिया, रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। अब चंडीगढ़ चले जाइए, पूरे भारत में कहीं भ्रमण कर लीजिए, अच्छे खासे रोडों की व्यवस्था है। मैंने मान लिया भाई रोड बने हैं, तो हमने टोल टैक्स भी दिया है, ठीक है, उसका जो पहले नहीं था अब बढ़ गया। कितना टोल टैक्स? आपको कई जगह ऐसा लगता है पेट्रोल से ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता है। आपकी एक धारणा बन चुकी है साइकोलॉजिक, बीजेपी को खिंचाई करना है, इनको चाहे अच्छा करो बुरा करो, इनको बस मट्टी पलीत करनी है। बीजेपी 90 काम भी अच्छे कर देगी तो भी मैं 91वां वो कहूंगा, लेकिन इन्होंने तो 1% काम भी अच्छे नहीं किए। बातों पे भरोसा करके बीजेपी को लेके आए, तो बीजेपी को जिस बात के लिए सरकार में लेके आए हैं, क्या आज उस पर प्रश्न ना करें? अगर इनके हिसाब से कैलकुलेट करें वो 5% बढ़ के, तो गेहूं का भाव आज 4500 से ऊपर होना चाहिए। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज रोहतक में, और रोहतक में हमारे साथ खास मेहमान किसान नेता प्रदीप हुड्डा, लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष हैं ये लोकदल के, और हमारे साथ खास बातचीत में मौजूद हैं। प्रदीप हुड्डा रोहतक से किसान नेता हैं, चाहे वो टिगरी बॉर्डर हो, चाहे वो साझा बॉर्डर हो, चाहे कोई भी बॉर्डर, यूपी बॉर्डर हो, कहीं भी, और हरियाणा से लेके यूपी से लेके पंजाब, राजस्थान, पूरे भारत में बंगाल तक ये भ्रमण करते हैं। और किसान आंदोलन में खासकर हमारा रोज़ आदान प्रदान होता था, आपसे बातचीत होती थी। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24 पे। आज कई विषयों पे बातचीत करेंगे, कई मुद्दे हैं देश के और हरियाणा के भी, उन पे हम बातचीत करेंगे, क्योंकि आप इस बारे में क्या सोचते हैं? किसान नेता हैं, और आजकल किसान नेताओं की तो लगभग एक सामत सी आई हुई है, क्योंकि किसान नेताओं को कहीं ना कहीं जैसे वो रवि आज़ाद हो, उनके ऊपर विभिन्न धाराओं के तहत वो अंदर हैं, चाहे वो सुरेश कोद हो, उनको भी कहीं नोटिस आया हुआ है, चाहे वो अरज शिकारा हो, उनको भी सील विल कर दिए, कहीं फैक्ट्री, कोई घर पर, और एक यहाँ रोहतक से भी है कि कौन है। तो कई नेता पे शायद अगला नंबर आपका हो सकता है प्रदीप हुड्डा जी। तो आपका सबसे पहले तो हरियाणा न्यूज़ 24 पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मुन्ना जी, आपका और सभी दर्शकों का स्वागत है, सबको धन्यवाद। हुड्डा साहब, क्या कहेंगे, क्या चल रहा है? सरकार चाहती है कि आप सड़कों पे जाके मनमर्जी करते हो, रोड जाम कर देते हो, लोगों को गुमराह कर देते हो, लोगों को अपने पीछे ले लेते हो, और वहाँ रोड बाधित करना, सरकार के कार्यों में बाधा डालना, दबंगई करना, इस तरीके के काम अक्सर आप सरकार को कहीं काफ़ी घाटा होता है, सरकार बैकफुट पे जाना पड़ता है सरकार को, और वो काम भी रुक जाते हैं, फिर कानून व्यवस्था भी कहीं ना कहीं चरमरा सी जाती है। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं कि सरकार को इस शासन प्रशासन की की नौबत आनी पड़ेगी, आपको नोटिस थमाने पड़े या आपके ऊपर स्ट्रिक्ट कार्रवाई करे? इससे अच्छा तो आप अपने सलीके से, सरकार कहती है आराम से रहिए, जिए और जीने दीजिए। तो ये क्या क्या चल रहा है? मुन्ना जी, सरकार ने पिक एंड चूज की नीति अपनाई हुई है, और चाहे मोदी जी हों, चाहे अमित शाह हों, चाहे भागवत जी हों आरएसएस से,
सबने ये कहा है, वो कहते हैं कि हम ऐसा करेंगे, और हर चीज को वो उस तरीके से कर रहे हैं। वो कह रहे कि हमें विपक्ष मुक्त भारत चाहिए। आपने सुना होगा उनको, कांग्रेस तो नहीं, आपने कहा चलो ठीक है मान लेते हैं, आपने कहा विपक्ष मुक्त, तो आप विपक्ष में थोड़ी, कांग्रेस बैठी है विपक्ष, सबसे बड़ी पार्टी वो है, क्षेत्रीय पार्टियों का तो कोई वजूद नहीं है, तो किसान भी विपक्ष। जब किसान आंदोलन हुआ 2021 में, उसके बाद से जो किसान यूनियंस थी उन्होंने देश में विपक्ष की भूमिका निभाई। चाहे बैंकों का आंदोलन हो, बहुत से आंदोलन, चाहे कर्मचारियों का हो। हरियाणा में आपने देखा हो, हरियाणा पुलिस का जो हिसार में आंदोलन हुआ था, जिस रवि आजाद की अभी बात करें, वो उसमें भी साथ थे, हम सब साथ थे। तो किसान यूनियंस ने मुद्दे उठाने शुरू कर दिए सभी साथियों के, जो कांग्रेस या विपक्ष नहीं उठा पा रही थी। और लोकतंत्र में स्वस्थ विपक्ष का होना एक बहुत जरूरी है, जिसे ये मोदी, अमित शाह और भागवत तीनों कह रहे हैं कि विपक्ष मुक्त हमें चाहिए, क्योंकि विपक्ष ही आपको बताएगा आपको करना क्या है। क्योंकि जो पक्ष है आज के दिन, मोदी जी के सामने ना कोई सांसद, ना कोई विधायक, कोई भी ऐसा नहीं कह रहा कि गलत कह रहे हैं। काले कानून की ही बात कर लो, पूरे देश में बीजेपी के किसी एक नेता ने आवाज नहीं उठाई कि ये काले कानून गलत है। और उसके बाद जब मोदी जी ने वापस ले लिए तो लोगों ने उसको मास्टर स्ट्रोक बताया, उसके अंधभक्तों ने। तो जो पक्ष के लोग हैं वो यही तय नहीं कर पा रहे हैं कि हमें क्या स्टेटमेंट देनी है, बीजेपी से ऊपर की है। तो लोकतंत्र के लिए सबसे घातक चीज तो ये है, ये होती थी मोनार्की में, राजा में, तानाशाही में, कि ऊपर से आदेश आए। अरे आप जनता के सेवक हैं और जनता के मुद्दे उठाओ और जाओ और बात रखो। आपने बात की रवि आजाद की, आपने बात की सुरेश कोत की, सिक्किम नैन है, मैं हूँ, गुरनाम चढ़ूनी है, बहुत से लोग हैं। और राकेश टिकैत भी तो लगा लीजिए, कम से कम 10 केस उस पर अभी भी लड़ रहे हैं, शायद वो अंदर भी जा सकते हैं विभिन्न धाराओं के तहत, वो विद्रोही पे, और पीछे तक के केस उनके ओपन हैं, शायद ही वो भी। हाँ बिल्कुल हैं। राकेश टिकैत डल्लेवाल जी को कैसे उठाया था आपने सभी पता है। तो जो ये राजतंत्र चल रहा है, सबसे पहले तो इस राजतंत्र को, देश को ये सोचना पड़ेगा लोकतंत्र में कैसे आए। रवि आजाद को हमने पहले भी कहा था, मैं कहा भाई सरकार ये कर रही है, चाहे वो पहले उसको भिवानी में मनीषा कांड केस में फंसाने की कोशिश करी गई, फिर नूह में फंसाने की कोशिश की, उसको तो 3-4 तरीके से डालने की कोशिश चल रही है 6 महीने से किसी तरह। अब सुरेश कोत जो इतने बड़े समाज सेवक हैं, किसानों की हकों की आवाज उठाते हैं, उनका नाम क्या लगा दिया? दबंगई। क्या नोटिस भेज रहे हो आप? अरे जो देश के जागरूक नागरिक हैं, जिनसे देश बनता है, आप उनको दबंग कह रहे हो? उनकी तुलना किससे कर रहे हो? सरकार को के ऊपर मैं तो कहूंगा सुरेश कोत जी को मानहानि का दावा करना चाहिए। उनकी इमेज इस देश को बचाने की है। देश किससे बनता है? देश के लिए पहली चीज होती है एक टेरिटरी, और दूसरे होते हैं देश के लोग। देश के लोग, आप और हम ही तो देश को चलाएंगे। अगर हम ही नहीं रहेंगे और ये क्रांतिकारी और आवाज बुलंद करने वाला किसान नहीं रहेगा, सुरेश को तो खेती करता है गांव में, और उसने भी अपने गांव में वो बाबा के खिलाफ आवाज उठाई थी, उसके हिसाब से वो कर रहे हैं। तो जो ये पिक एंड चूज की नीति इन्होंने अपना ली है, बीजेपी ने ये अभी अपनाई है 3rd टाइम में। जब तीसरी बार इनकी सत्ता आई तो इन्होंने पंजा दबा दिया कि हर एक को उठा लो, लेकिन ये जितनी तेजी करेंगे ना उतना विद्रोह बढ़ जाएगा। अब विद्रोह की तरफ धीरे धीरे देश को धकेल रहे हैं। देश को इन्होंने दिया कुछ नहीं है, देश को इन्होंने बरगलाया है। आप नोटबंदी से लेकर इनकी कोई भी चीज उठा लेंगे, नोटबंदी क्या सफल हुई आज कोई बताएगा? इन्होंने जो रुपया गिरता था, देश गिर रहा है, डॉलर बढ़ रहा था, आज रुपए की क्या हालत है वो पता है, आज पेट्रोल डीजल की क्या हालत है पता है। लेकिन सिर्फ बताया ये जाता है कि नहीं, सिर्फ जो मोदी जी कहें, अमित शाह कहें, उस चीज पे आप फोकस करो। ये क्या करते हैं? ये रूमर फैलाते हैं बीजेपी। जैसे अभी चाबहार पोर्ट जो था ईरान से, वहां आज इंडिया ने वापस कदम खींच लिए। 120 मिलियन डॉलर वहां वेस्ट हो गए जो हमने उसको दिए थे। इसी चाबहार पोर्ट के लिए 1 साल तक मोदी जी की तारीफ हुई थी, ये हो गया, वो कर दिया, उन्होंने पाकिस्तान के दांत खट्टे कर दिए। विदेश नीति को खराब करके
वो ये बताते हैं कि भारत का विदेशों में डंका बज रहा है। अरे पाकिस्तान जो मध्य एशिया जिसको कह रहे थे, चाबहार एयरपोर्ट जो पोर्ट था वो नेवल समुंदर के साथ, वो हमारे लिए मध्य एशिया का प्योर रास्ता था, ईरान ने दिया था। अब पाकिस्तान के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचा। कितना स्ट्रेटेजिक पॉइंट था, 120 मिलियन डॉलर आपने खर्च कर लिए, आज की मीडिया में न्यूज़ ही नहीं है। वहाँ से आपने वेबसाइट से हटा दिया है, लोगों को बुला लिया है। और आपने देखा होगा कोई भी, अभी आप जो नोटबंदी कह रहे थे, किसी भी स्कीम पे आ जाइएगा, कई बार मुझे ये शक होता है कि इस देश में जो लोकतंत्र है, जो देश के लोगों के द्वारा चलाना चाहिए, उसे आज कौन चला रहा है? उसे कहीं विदेशी ताकतें तो नहीं चला रही हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। अभी G20 समिट हुआ, ब्रिक्स का हुआ, ठीक है, मोदी जी गाड़ी में बैठते हैं, ब्रिक्स से छोड़ दिया हिंदुस्तान, ब्रिक्स के बाहर कर दिया। ट्रंप ने कितनी बार कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से मैंने किया, वो नोबल किस लिए मांग रहा है? बार बार कहता है कि पाकिस्तान के और वहां से हिंदुस्तान की लड़ाई मैंने रोक दी जिसमें मिलियंस लोग मरने थे। एक बार नहीं, उसने कोई ये स्टेटमेंट 100 बार दी है। और वो आम व्यक्ति नहीं है, वो एक देश का राष्ट्रपति है, उसका प्रतिनिधित्व करता है। और मोदी जी उसकी स्टेटमेंट नहीं बता रहे, कहां भारत का डंका बज रहा है। भाई ट्रंप ने कहा आपने ब्रिक्स छोड़ दिया, ट्रंप ने कहा आपने चाबहार पोर्ट छोड़ दिया जो कितना स्ट्रेटेजिक था, जिसमें हमारा पैसा लगा हुआ था। ये पैसा आपका और मेरा लगता है मुन्ना जी, गरीब किसान का। याद करो वो दिन कोरोना में जब किसी कॉरपोरेट ने जीडीपी नहीं बढ़ाई थी, अकेला किसान था जिसने 3% से ऊपर प्लस में दी थी। और उसी के बाद अभी कहूँ रूस से तेल खरीदने की वो कह रहा है जो हमें सस्ता मिलता है। रूस हमारा पार्टनर था स्ट्रेटेजिक, 1971 में जो बांग्लादेश वॉर में सरेंडर किया, रूस ने पूरा सपोर्ट किया था, अमेरिका तो हमारे खिलाफ था। उसके बाद आप ऑपरेशन सिंदूर देखो, वो रोज कह रहा है, ठीक है, क्या हम मिलिट्री का स्ट्रेटेजिक वो था ऑपरेशन सिंदूर? अगर वो भी हमने अमेरिका के कहने से छोड़ दिया, ब्रिक्स छोड़ दिया, चाबहार छोड़ दिया, रूस से तेल खरीदना छोड़ दिया। अरे मोदी जी बार बार यूं कहते हैं चाइनीज चीजें छोड़ दो, ठीक है, चाइना की 2 यूनिवर्सिटी आप देखेंगे, झेंगियांग और एक शंघाई यूनिवर्सिटी 1 और 2 पे आ गई हैं, हार्वर्ड पीछे चली गई है, ठीक है। देश को आप एजुकेशन में नहीं ले जा रहे। जो चाइना आगे जा रहा है, पहले दूसरे पे पहुंच गया है, आप उससे क्या कर रहे हो? देश में आपकी प्रोडक्टिविटी क्या है? पहले सड़क हम यहाँ तक आने में हमें 3.5 घंटा लगते थे, आज यहाँ तक आने में हमें सिर्फ 1.5 घंटा लगता है। अब चंडीगढ़ चले जाइए, पूरे भारत में कहीं भ्रमण कर लीजिए, अच्छे खासे रोडों की व्यवस्था है। अनाज पहले 600 रुपये, 700 रुपये, 500 रुपये बाजरा बिकता था, आज 2200, 2300, 2000 रुपये बाजरा बिक रहा है, सब 2500, 2700, 3000 के आसपास गेहूँ बिक रहे हैं। अच्छी खासी व्यवस्था है, किसानों के समय पे खाते पे पैसा आ रहा है लोगों का। और क्या चाहिए लोगों को, किसानों को बताओ। ये बिल्कुल बताई हुई चीजें हैं। आपका ही मैं 20 दिन का या 1 महीने पुराने का इंटरव्यू उठाऊंगा लांबा जी। बाजरे की खरीद नहीं हुई थी, ठीक है, भावांतर दिया 1400 1500 जो बाजरा था वो खरीदा मंडी में आड़तियों ने, ठीक है, और भावांतर मिला उसके बाद 500 600 वो भी किसी किसी किसान को दिया। जब मंडियों में आड़तियों ने खरीद लिया, उस भावांतर को वो मंडियों में आड़तियों के लिए गया। आपने रिपोर्ट की थी इस पे, ध्यान हो, बाजरे पे। अभी धान पे हुआ है, धान पे भी एक कच्ची पर्ची और पक्की पर्ची घोटाला है, आप देखेंगे मंडियों में, ठीक है। ग्राउंड की रियलिटीज अलग हैं, ठीक है। रवि आजाद, सुरेश कोथ हमारा किसान नेता है, बहुत अच्छा ईमानदार क्रांतिकारी साथी है, यह है ग्राउंड की सच्चाई। लेकिन सरकार ने उसे दबंग और किस कैटेगरी में डाल दिया? इस इशू पे हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। सरकार को अपने लोगों को सम्मानित करना चाहिए जो अच्छे हैं, और सरकार उनका नाम खराब कर रही है जानबूझकर। मैं तो कहूं इस पर मानहानि का दावा करना चाहिए जिसने वो भेजा है। अरे भाई आप मुझे एजुकेशन में बताओ, आपने कहा रोड, मैंने मान लिया भाई रोड बने हैं तो हमने टोल टैक्स भी दिया है, ठीक है, उसका जो पहले नहीं था अब बढ़ गया। कितना टोल टैक्स? आपको कई जगह ऐसा लगता है पेट्रोल से ज्यादा टोल टैक्स देना पड़ता है, ठीक है। अब बात आते हैं विकास की। विकास होता है मानव का, देश का विकास होगा देश के लोगों का हो। देश के लोगों की अगर मैं सोचो आपको आज 1 करोड़ रुपए दे दूं, क्या आपका विकास हो जाएगा? लेकिन अगर आप एक डॉक्टर बन गए अच्छे,
आप देश के लोगों का इलाज भी करोगे, उससे पैसे भी लोगे, आपका मानसिक विकास होगा। 1 करोड़ नहीं हो सकता, आप 10 करोड़ कमा लें। एजुकेशन, हेल्थ सिस्टम, खाना, बार बार जो कह रहे हैं ना, आपने अभी कहा काले कानून, कुछ लोग कह रहे हैं अच्छे थे। काले कानून कभी अच्छे थे ही नहीं। अगर अच्छे थे तो मोदी जी सामने आए और बताएं अच्छे थे। किसानों का मान सम्मान रखा, किसानों में नहीं चाहिए उस समय। कुछ असामाजिक तत्व भी वहाँ उसमें घुसने की कोशिश कर रहे थे, देश को जलाने की कोशिश कर रहे थे। तो उस समय देश को कहीं ना कहीं शिथिल रखने के लिए व्यवस्था, कानून व्यवस्था, देश की जनता, हर चीज़ को, देश की जो संपत्ति उसको नुकसान ना हो, इसको मद्देनजर मोदी जी ने कानून थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। चलो कोई नहीं यार, आपको ऐसा लगता है तो थोड़ा सा इस व्यवस्था को सुधारने दो। लांबा जी बिल्कुल आपकी बात को आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। जब 750 किसान शहीद हुए हैं, पोस्टमार्टम है, लिस्ट है, ठीक है, आधार कार्ड है उनके, वो इस देश के नागरिक थे। नुकसान 750 किसान मरने से हुआ है। दिल्ली की 1 इंच भी जमीन किसानों ने नहीं कब्जाई। आपकी एक धारणा बन चुकी है साइकोलॉजिक, बीजेपी को खिंचाई करना है, इनको चाहे अच्छा करो बुरा करो, इनको बस मट्टी पलीत करनी है बीजेपी। देखिए लांबा जी, आपकी सोच भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी से प्रभावित है। मैं भारत देश का नागरिक हूं, ये देश मेरा है, यहाँ के लोग मेरे हैं, और हरियाणा से आप हैं, मैं भी हूं, हम बहुत अच्छे से समझते हैं। जो अपना बच्चा घर का होता है ना, उसे आप मार सकते हो, पीट सकते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन किसी रिश्तेदार का या और आ जाता है, उसे हम नहीं करते। उसे हम चॉकलेट ये खिला कर भाई खुश रहे, ठीक है। अपना बच्चा अगर 10 काम अच्छे कर देगा तो नहीं गिनने चाहिए, क्योंकि आदमी 11वां भी ये चाहेगा ये और अच्छा करे। हमें बेहतरी की तरफ जाने के लिए इस देश में अच्छा विपक्ष चाहिए, देश के जागरूक नागरिक चाहिए। मगर बीजेपी 90 काम भी अच्छे कर देगी तो भी मैं 91वां वो कहूँगा, लेकिन इन्होंने तो 1% काम भी अच्छे नहीं किए। जो किसान आंदोलन की ही बात करते हैं, हम बार बार उसके कह देते हैं, अरे वो आंदोलन यहाँ था, इंडिया की प्रोडक्शन अगर इतनी ज़्यादा थी, ये रेट दे रहे थे। किसान आंदोलन के बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ, रशिया यूक्रेन का जैसे ही युद्ध हुआ, गेहूं के रेट 10,000 तक चले गए थे, और मोदी जी ने एक आदेश निकाला कि तुरंत 2 दिन बाद नहीं, 3 दिन बाद जो पोर्ट पे गेहूं रखा है वो भी रोक दिया जाए, बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। क्यों नहीं? अब भाई देश के लिए खाद्य व्यवस्था संभालूंगा मैं। ये बात जो मोदी जी को इतनी बार में समझ में आई, ये किसानों को किसान आंदोलन से पहले आ गई थी काले कानून की। भाई जिस टाइम अगर किसानों को पैसा देना था, एक्सपोर्ट खोलते, उस टाइम किसान का गेहूं 100 रुपए से ज्यादा बिकता। और बात एमएसपी करते हैं, किसान एमएसपी मांग रहा है, और आंदोलन हुए 5 साल हो गए, आज तक आप उसे एमएसपी का कानून नहीं दे पाए। ये जो दुनिया पेट्रोल की जो लड़ाई हो रही है ना, वहां खाने को अनाज नहीं है जी। प्रदीप हुड्डा हमारे साथ खास बातचीत में किसान नेता मौजूद हैं। एमएसपी की बातचीत शायद ये 11 साल में ही ज़्यादा हुड्डा साहब के बार बार मुंह पे आ रही है, जबान पे एमएसपी। इससे पहले एमएसपी के लिए आंदोलन इतना बड़ा कभी नहीं हुआ, कभी सड़कें जाम नहीं हुई, कभी ऐसा कोई बड़ा हमने मूवमेंट नहीं देखी। उस समय भी हम पत्रकारिता कर रहे थे, लेकिन ये बीजेपी आने के बाद ही एमएसपी का ये राग ज़्यादा जैसे हुड्डा साहब के ज़ुबान पे, नेताओं के ज़ुबान पे आने लगा है। और हुड्डा साहब आपने कहा, इससे पहले 10 साल हुड्डा आपके भूपेंद्र सिंह हुड्डा का तो राज था रोहतक में। तो उस समय ये जो अभी ये जर लगा हुआ है, 11 साल से सड़कें नहीं बनाई जा रही हैं, नहरें, पुल, मतलब हर चीज़, ये बुलडोजर रुक नहीं रहा है, ये लोगों ने कब्जे कर रखे थे वो तोड़े जा रहे हैं। तो ये अच्छी व्यवस्था है या इसको भी गलत है? आप कह तो देते हैं साहब, ये 2 चीज़ें हैं, क्या कहेंगे? लांबा जी, पहले चीज़ आजकल नेट पे सब कुछ है, तो देखिएगा, हम जितने किसान साथी हैं और आज सरकार में जो मंत्री हैं, अनिल विजय रहे, ये थे, जितने भी सरकार में मंत्री हैं, ये 2012-13 में प्रदर्शन करते थे अर्धनग्न होकर एमएसपी के लिए। हम इनके साथ खड़े होते थे, क्योंकि हमारी एमएसपी की डिमांड जब कांग्रेस से थी, कांग्रेस सरकार थी, और डिमांड क्या रखी थी बीजेपी ने कि इतना बड़ा आंदोलन नहीं था करना, हुड्डा साहब, इतना बड़ा आंदोलन नहीं था। आपने
इतना बड़ा आंदोलन जो किसान आंदोलन हुआ वो तो 100 साल में नहीं हुआ, 1906 में हुआ था पगड़ी संभाल जट्टा, उसके बाद ही आज हुआ है। बीजेपी ही मजाक उड़ाती है। आपको बता दूं लोकतंत्र की खूबी, इसी देश में कांग्रेस के राज में जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो राहुल गांधी ने बिल फाड़ दिया था, ठीक है, जिसे कहते हैं कि अपमान किया और वो किया। लेकिन तब आज़ादी थी अभिव्यक्ति की, बोलने की। क्या आज जब ये पिछले दरवाजे से काले कानून लाए तो क्या किसी बीजेपी के सांसद में यह दम था कि वो फाड़ दिया हो बिल? क्या किसी ने, अमित शाह ने या किसी ने भी? और बार बार ये कहते नहीं थे। हम तो कांग्रेस से इतनी लड़ाई लड़ी है 2013 में, ओम प्रकाश धनखड़, मनोहर लाल खट्टर, अनिल विज, सुभाष बराड़ा, सबके फोटो हैं इनके, ठीक है। और उस समय ये 2100 रुपये गेहूं का भाव मांगते थे 2012-13 में। हाँ, आप सुनिए। और उसके बाद ये कहते थे हम हर साल 5% इसको बढ़ाएंगे डीए। और मोदी जी जो रेवाड़ी में पहली रैली करी थी उसमें कहा था पहली कलम से एमएसपी और पहली कलम से 1 रैंक 1 पेंशन दूंगा, ठीक है। उन बातों पे भरोसा करके बीजेपी को लेके आए, तो बीजेपी को जिस बात के लिए सरकार में लेके आए हैं क्या आज उस पर प्रश्न ना करें? गेहूं का भाव जिस समय ये 12-13 हम जो मांग रहे थे, अगर इनके हिसाब से कैलकुलेट करें वो 5% बढ़ के, तो गेहूं का भाव आज 4500 से ऊपर होना चाहिए इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से। जो आपने ही कहा 2500-2600 बिक रहा है, आज ये उसको 2500-2600 बढ़िया बताने लग गए। अरे भाई, तीसरी बार आपकी सरकार आ गई इसलिए ना वो एमएसपी का वादा हो पाया। फौजियों से पूछ लो, 1 रैंक 1 पेंशन में नहीं हो पाया। अग्निपथ एक और फौज के लिए गलत स्कीम इन्होंने लॉन्च कर दी, जो अभी तक इन्होंने जो 15 साल में जो स्कीम्स थी, ठीक है, देश रोड बनाने से नहीं चलता, वो तो टोल हम देंगे। जेब आज भी पेट्रोल आप महंगा खरीद रहे हो, टैक्स सरकार को दे रहे हो। भारत के अंदर इतना खाद्यान्न है आप सोच भी नहीं सकते, और दुनिया में खाद्यान्न की ही कमी है। इंसान को जीवित रहने के लिए खाना जरूर चाहिए। और उन देशों को देखिए जो आज भारत से ऊपर चले गए हैं, जिनमें सिर्फ तेल है। अगर हिंदुस्तान ताकतवर होगा और सिर्फ उनको खाद्यान्न दे के भी तेल ले लेगा, तो ये जो डॉलर है ये कल ही 10 रुपए पे दिखा दूंगा मैं आपको। जो हमारी यूनिवर्सिटीज हैं, अभी मैंने बात की, चाइना की यूनिवर्सिटी नंबर 1-2 पे चली गई, जिसको कहते हैं चाइना की, अमेरिका पीछे हो गया। आप यहाँ की यूनिवर्सिटीज को इंप्रूव कीजिए। इस देश के 140 करोड़ लोग हैं, जब उनको आप मानसिक रूप से मजबूत करेंगे, वो इस देश को नंबर 1 बना देंगे, वही लोग बनाएंगे। आपके पास 543 सांसद हैं, उन 543 सांसदों को आवाज उठाने का मौका दो। उन 543 सांसदों से मोदी जी कहो, भाई तू मुझे कमी बता ताकि मैं उस कमी को ठीक करूं, क्योंकि सत्ता के शिखर पर मुझे कमी नहीं दिख पाती। सत्ता की जो ताकत होती है वो कमी नहीं देखने देती। तो जो ये किसान बताएं, जो ये विपक्ष बताएं, बोलना चाहिए मोदी जी को, भाई इन 543 सांसदों को रोज तुम्हें मेरी तारीफ नहीं करनी, मेरी कमी बताओ। अगर वो कमी बताते तो आज इस देश में अच्छी यूनिवर्सिटीज़ होती, 140 करोड़ लोग इस देश को कहाँ ले जाते। जगजीत सिंह राठी नासा के चीफ रहे हैं, अपने यहाँ नज़दीक के हैं। वो लोग किस वजह से, उन्होंने कोई युद्ध नहीं किया, वो मानसिक रूप से इतने इंटेलिजेंट थे। कब से थे, कब से, और कितने साल तक रहे? 10 साल लगातार। आज तक नासा के लॉन्गेस्ट सर्विंग रहे हैं। हिंदुस्तान वो है जहां IIT IIMs के बच्चे अमेरिका जाते हैं। अमेरिका क्यों जाते हैं? वहां पैसा ज़्यादा मिलता है। अमेरिका को चलाते हैं यहाँ के लोग। इन लोगों को जो ये मोदी जी कहते थे यहाँ के लोग यही काम करेंगे, क्या वो करवा पाए? इस नीति में तो युद्ध नहीं चाहिए। युद्ध जो होता है वो मानसिक रूप से मजबूत लोग कर पाते हैं, ये सोचना पड़ेगा। और देश को आगे ले जाने के लिए आपको इन किसान नेताओं को दबंग कहने की बजाय इनका धन्यवाद करना चाहिए। जो 750 किसान शहीद हुए ना, उनका धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि वो इस देश के आने वाले समय के लिए खाद्यान्न सुरक्षा दे के गए हैं। इस देश की खाद्यान्न सुरक्षा के लिए वो किसान शहीद हुए हैं, ऐसे ही जान नहीं जाती। हुड्डा साहब, काफ़ी लंबा इंटरव्यू हो चुका है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे हरियाणा न्यूज़ 24 पे आए, क्योंकि जनता आपको देख रही है, सुन रही है, और काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका और सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।
तो हमारे साथ ये प्रदीप हुड्डा खास बातचीत में किसान नेता बने हुए थे। इस बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या वास्तव में प्रदीप हुड्डा सही कह रहे हैं? अगर वास्तव में प्रदीप हुड्डा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपके कोई सवाल हैं तो फटाफट अपना फ़ोन उठाइए और कमेंट बॉक्स में लिख डालिए प्रदीप हुड्डा से क्या पूछना चाहते हैं। क्या अगला एपिसोड जब भी होगा क्या पूछे प्रदीप हुड्डा से, आप क्या नाम लेके बाकायदा हम पूछेंगे। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।